नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इट्स माय बिजनेस। आज की इस खास सीरीज में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर DL गंगवाल साहब, जो कि गेहूं से रिलेटेड बीमारियों में खास तौर से विशेषज्ञता रखते हैं और होम्योपैथी के खासे जाने माने फिजिशियन हैं। तो आज बात करते हैं उनसे। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि होम्योपैथी जो प्रोफेशन आपने चुना, कैसे आपने सोचा और किस तरीके से आप इस प्रोफेशन में आगे आए? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस खास मुलाकात में मुझे आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर DL गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो कि सिलिक डिजीज के लिए डिवोटेड है। आज बहुत खुशी की बात है कि आज आपके माध्यम से मुझे सिलिक डिजीज के बारे में बात करने का मौका मिला है। सर, कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स हैं और सिलिक डिजीज क्या होती है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सिलिक डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारे डाइट के थ्रू जो ग्लूटेन लिया जाता है, जो कि गेहूं जो राई में पाया जाता है, तो वो जैसे ही गेहूं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही एंटर करेगा, तो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर है, जिसे विलाई के नाम से जाना जाता है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपकी उल्टी, दस्त, पेट दर्द, इस तरह की समस्या होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो पार्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपका आयरन, विटामिन, कैल्शियम भी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर वो पार्ट डैमेज होगा तो आपकी आयरन, कैल्शियम की लेकिंग देखने को मिलेगी, हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलेगा। और बच्चों की बात करें तो बच्चों की लंबाई और वजन भी नहीं बढ़ेगा। हमारे सेंटर्स जयपुर के अलावा दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, हरियाणा में रोहतक, राजस्थान में जयपुर के अलावा बीकानेर और जोधपुर में भी स्थित है। आपने बताया कि ये सभी महानगरों में आपके सेंटर हैं, तो यहाँ आने वाले मरीजों में क्या खास बीमारी ऐसी पाई जाती है या क्या खास समानताएं वहां देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सभी महानगर है और वहाँ की जीवन शैली लगभग समान सी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा सेंटर स्पेशली सिलिक डिजीज के लिए डिवोटेड है जी। और हमारे 99% जो पेशेंट आते हैं वो गेहूं से एलर्जी यानी सिलिक डिजीज के पेशेंट ही आते हैं। सभी सेंटर्स पे अलग अलग तरह के सिम्टम्स वाले पेशेंट आते हैं। जैसे बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में ऐसे पेशेंट ज्यादा आएंगे जिनको सिलिक डिजीज के साथ में टाइप 1 डायबिटीज होगी, थायराइड होगा, अस्थमा होगा, इस तरह की बीमारियां सामने आएगी। और अगर मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे सिलिक डिजीज के साथ में ऐसे पेशेंट आएंगे जिन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा होंगे, जैसे कि अस्थमा हुआ या एलर्जिक राइटिस हुई, इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी मिला जुला असर रहता है, क्योंकि जहाँ पे वेदर ज्यादा चेंज होंगे तो उस कंडीशन में आपके सिलिक डिजीज के साथ में जो हमारे पास पेशेंट जो कंबाइंड आते हैं वो अस्थमा वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सिलिक डिजीज के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, इस तरह के सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट में, लेकिन उनको रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होती है। जैसे कि पेशेंट को बार बार ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, बार बार जुकाम लग रही है, तो इन्वेस्टिगेशन कराने से पता लगता है कि उनको सिलिक डिजीज भी है। तो जैसे ही उनका ग्लूटेन बंद होता है तो उनके एस्थमेटिक प्रॉब्लम और उनकी जो जुकाम वाली प्रॉब्लम, वो चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बार बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर कभी भी कोई सा मौसम देख लो हम खांसते रहते हैं, रेस्ट कंडीशन हो या वर्किंग कंडीशन हो, सभी कंडीशन में जो है कफ इतना ज्यादा होता है कि कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट में अगर टेस्ट कराया जाए एक बार सिलिक डिजीज का, जिसमें एक टेस्ट होता है TTG, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी भी पेशेंट में अगर आयरन, विटामिन, कैल्शियम या प्लेटलेट्स अगर कम है, या फिर पेशेंट बार बार बुखार का शिकार हो रहा है, या इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि मौसम चेंज होते ही बच्चे को कफ कोल्ड हो रहा है, तो एक बार आपको TTG टेस्ट कराना चाहिए, जो कि सिलिक डिजीज के लिए होता है। सर, सिलिक डिजीज के बारे में आपने बात की। इस बीमारी को लेकर के क्या भ्रांतियां हैं लोगों में और किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ, ये डिजीज मुझे है या मुझे गेहूं से एलर्जी है? कैसे एक आम आदमी पता लगा सकता है? देखो, इस बीमारी में सबसे बड़ी भ्रांति जो है वो ये है, कॉमनली अगर आप किसी भी पेशेंट को सिलिक डिजीज है तो फिजिशियन से मिलेंगे तो वो डायरेक्टली एक ही बात बोलेंगे कि अगर इस बीमारी में आपने गेहूं खाया तो बच्चे को कैंसर हो जाएगा। लेकिन आपने भी सुना होगा और मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में अब तक इतना कॉमनली नहीं सुना कि किसी को आंतों का कैंसर हो गया हो। अगर बात करते हैं 100 पेशेंट की, अगर 100 पेशेंट अगर कैंसर के है तो उसमें आपके इंटेस्टाइनल कैंसर के जो पेशेंट होंगे वो 1 से 2% होंगे। और वो 1 से 2% जितने कॉमन है
वो सिलिक डिजीज के लिए तो कॉमन नहीं है वो, मतलब कि अगर एक दो पेशेंट है तो ये जरूरी नहीं कि वो सिलिक का ही हो, वो किसी भी और नॉर्मल कंडीशन के बाद भी जो है कैंसर हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इतना कॉमन नहीं है कैंसर। अगर अभी के सिनेरियो की बात करें, 100 पेशेंट को सीलियक है तो 100 में से ओनली 40-50% पेशेंट को ही पता है कि उनको सीलियक डिजीज है। जी। उनके पेरेंट्स की बात करें, जैसे एक पेशेंट है मेरे, तो उनके 5 साल के बच्चे को गेहूं से एलर्जी है। बच्चे की ग्रोथ नहीं थी तो उन्होंने टेस्ट कराया कि क्या बात हो गई, बच्चे की लंबाई क्यों नहीं बढ़ रही, वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। तो उन्होंने टेस्ट कराया तो उनको सीलिक डिजीज डायग्नोस हुई। तो डॉक्टर ने एक बार सजेस्ट किया कि एक बार आपने भी टेस्ट कराओ आप। तो फादर को लगा कि गैस्ट्रिक कंप्लेन तो मुझे भी होती है, एसिडिटी होती है, बार बार लूज मोशंस हो जाते हैं, थकान हो जाती है, एनर्जेटिक इतना फील नहीं करता, मेरा भी हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है। ये सब चीज़ें मेरी जो है बचपन से चली हुई आ रही है। उनकी फादर की एज लगभग 40 के अराउंड थी, तो उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका बड़ा हाई लेवल पे था, मतलब मोर देन 100 जो है टीटीज लेवल था। तो अगर इतना कॉमन अगर कैंसर होता तो उनको ये सिम्टम्स आ रहे थे बचपन से, कब का उनको कैंसर हो चुका होता, या आपके नोटिस में इतने कॉमनली ऐसे हॉस्पिटल्स होते जो स्पेशलाइजेशन होते इंटेस्टाइनल कैंसर के लिए, आंतों के कैंसर के लिए इतने कॉमन जो हॉस्पिटल्स होते जो आपको बड़े आसानी से मिल जाते कि हाँ फला फला जगह पे आंतों के कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल है। क्योंकि ये बीमारी बड़ी कॉमन सी होती जा रही है। जैसे जहाँ भी मेरे सेंटर्स है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, तो 50 to 100 पेशेंट मिनिमम होते ही हैं। सिलिक डिजीज जो आपने बताई, इसमें होम्योपैथी कितनी कारगर है और किस तरीके से होम्योपैथी इस पे काम करती है सिलिक डिजीज में, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है ट्रीट द पेशेंट नॉट डिजीज। मीन्स होम्योपैथी में सिम्टम्स बेस्ड पैथी है ये। जैसे किसी को उल्टी, दस्त, पेट दर्द होते हैं, तो होम्योपैथी अगर इसमें कुछ अनकॉमन मिलता है तो उस अनकॉमन को लेके ट्रीटमेंट करती है। जैसे कि किसी पेशेंट में अगर आयरन की, विटामिन की, कैल्शियम की कमी हो, तो होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि वो दी जाए और उससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, इसमें कोई इस तरह के नहीं है। जिससे कि सिलिक डिजीज में आपकी आंतें डैमेज होती है, तो उस डैमेज होने की वजह से आपकी डाइट में तो आपका आयरन आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, विटामिन आ रहा है, लेकिन उस डैमेज होने की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो होम्योपैथी जो है, जो रूट कोज होता है उस रूट कोज को ठीक करती है। जैसे कि कुछ मिस हैपनिंग हुई, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो आप, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड को बोला हुआ है कि हमारे गेस्ट है उनको तो आना है, भेजना है, और जो ऐसे लगे कि उनको अंदर नहीं भेजना, असामाजिक तत्व मान लो आप या एनिमी टाइप का मान लो, इनको नहीं आना है, उनको भेजना नहीं है। लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, गार्ड ने सभी को रोकना स्टार्ट कर दिया। तो बॉडी के साथ भी इसी तरह का होता है कि बॉडी का ये होता है कि अगर कोई पॉइजन अगर बॉडी में खाने में आ रहा है तो बॉडी उसको रोकती है, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट की वजह से जो न्यूट्रिशन होता है, जो ग्लूटन जो बॉडी के अंदर होता है, तो बॉडी उसको भी रोकना स्टार्ट कर देती है। तो होम्योपैथी उस चीज को ठीक करती है। तो इस तरह से पेशेंट बड़े आसानी से ठीक होते हैं इसमें होम्योपैथी में। सर, एक बहुत बड़ा भ्रम है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है, टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा वक्त लग जाता है। तो क्या ये वाकई में एक भ्रांति है? ये सबसे बड़ा मिथ है। होम्योपैथी मोस्ट फास्ट ट्रीटमेंट है। जो एलोपैथी होती है वो आपकी जब मेडिसिन लेते हो तो ब्लड के थ्रू वर्क करती है। होम्योपैथी मेडिसिन आपके टंग पे ही एब्जॉर्ब हो जाती है, और टंग पे जो आपकी जो नर्व्स होती है उससे सप्लाई होती है। तो नर्व की सप्लाई सबसे फास्टेस्ट होती है। जैसे कि कई पेशेंट को, जैसे सिलिक डिजीज की बात करते हैं, किसी पेशेंट को उल्टी, दस्त, पेट दर्द होते हैं, तो होम्योपैथी देते ही तुरंत आराम मिलता है। जैसे एक मेरे पेशेंट थे, उन्होंने बताया कि सर मैं फंक्शन में गई हुई थी और सडनली जो है गर्मी का मौसम था तो बच्चे को जो है उल्टी दस्त हो गया, फीवर हो गया। अब नाइट का समय था, लगभग 1:30-2 बज रहे थे। हमको भी लगा हम कहाँ जाए, लेकिन सर आपकी दवा रखी हुई थी, जैसे ही बच्चे को दी तुरंत उल्टी दस्त रुक गए और तुरंत ही बच्चे का फीवर ठीक हो गया। तो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत फास्ट होता है, जेंटल भी होता है। जैसे एक मेरे जोधपुर के पेशेंट है, बड़ा मासूम सा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। जब भी आता है बच्चा तो बोलता है कि मुझे रेड कलर की कैप में मेडिसिन दो, मुझे येलो की कैप में मेडिसिन दो। तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि सर बच्चा मांग के दवा ले रहा है। वरना आपसे मिलने से पहले बच्चे के दोनों हाथ पकड़ने होते थे, पाँव पकड़ना होता था, नाक बंद करके, और बच्चे को मेडिसिन देनी होती थी।
बच्चे को सीलिक डिजीज थी, तो सीलिक डिजीज में जब भी उल्टी दस्त हुआ तो इस तरह का फार्मूला अपनाना पड़ता था। लेकिन सर आपकी दवा बच्चा मांग मांग के खाता है और बड़ी आसानी से ठीक हो रहा है। गेहूं भी खाने लग गया और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होती। बुखार हुआ बच्चे को तुरंत मांगता है वो मीठी मीठी गोलियां दो मुझे, वो यही खाता है और बड़ा आसानी से ठीक हो जाता है। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कई लोग ऐसी भी बात करते हैं कि यार ये तो बच्चों का इलाज है, बच्चे मीठी गोली समझ के खा लेते हैं। तो क्या ये वाकई में एक भ्रम है कि बच्चों का ही इलाज कर पाती है होम्योपैथी, या किस उम्र तक और क्या इसका क्राइटेरिया है? होम्योपैथी में कहाँ तक इलाज दिया जा सकता है? होम्योपैथी जहाँ भी जीव है, सांस है, तो उन सब में काम करती है। मेरी प्रैक्टिस ओनली ह्यूमंस पे है, ओनली इंसानों पे है। कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो प्लांट्स पे वर्क कर रहे हैं, एनिमल पे काम कर रहे हैं। तो ये होम्योपैथी जो पैथी है, ये जिंदा लोगों पे काम करती है। बच्चे से लेके बड़ी एज तक के सभी पे वर्क करती है होम्योपैथी मेडिसिन। अगर बात करें, कई पेशेंट सोचते हैं कि मीठी मीठी गोलियां हैं, ये कैसे ठीक करेगी। मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने इनकी होम्योपैथिक रिसर्च की थी, हेनमेन साहब, जो होम्योपैथी के जनक है, तो ये अपने टाइम में जो है सर्जन हुआ करते थे। तो इनके पास केस आते तो सर्जरी करके भेज देते। किसी के यूट्रस में दिक्कत हुई तो यूट्रस रिमूव कर दिया। लेकिन पेशेंट वापस आते हैं, बोलते हैं सर यूट्रस तो रिमूव हो गया, लेकिन सर डिस्कम्फर्ट अभी भी है। यूट्रस रिमूव होने के बाद सर कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब कॉन्स्टिपेशन का उपाय बताइए। 3 दिन तक मोशन के लिए नहीं जा रहे, 3 के बाद 5 दिन हो गए, 5 के बाद पूरा मंथ हो गया, कॉन्स्टिपेशन एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो उनको फिर जो है, जो नेचुरल जो रास्ता होता है वो बंद करके दूसरा रास्ता निकालना होता है उनको। तो उन्होंने देखा कि पेनफुल प्रोसीजर है और पेनफुल प्रोसीजर के बाद में भी पेशेंट को आराम नहीं पड़ रहा, तो ऐसी पैथी का क्या ही मतलब है। तो उन्होंने रिसर्च किया कि पैथी ऐसी होनी चाहिए जो जेंटल हो और माइल्ड हो और रैपिड भी हो, तुरंत आराम मिले। मीठी मीठी गोलियां हैं, सभी पेशेंट बड़ी आसानी से ले लेते हैं। तरीका भी बड़ा आसान है, ना पानी से लेने की जरूरत। किसी भी कंडीशन में हो, आप फ्लाइट में हो, आप ट्रेन में हो, आप घर पे हो, बाहर हो, आप सभी कंडीशन में दवा को ले सकते हो आप। और बहुत फास्टेस्ट ट्रीटमेंट है ये। कई लोग बोलते हैं कि बहुत स्लो है, लेकिन जो होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं उनको पता है। जैसे हमारे पास कई पेशेंट है जो 10-10-12 साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक बार अगर होम्योपैथी की तरफ रुझान किया है, होम्योपैथी मेडिसिन लिए, वो दूसरी मेडिसिन लेंगे ही नहीं। जैसे कई पेशेंट हमारे सीलिक के हैं जो 2010 में 12 में ठीक हो चुके हैं। अभी भी अगर उनको फीवर आता है या और कोई दिक्कत आती है तो वो होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि उनको जो होम्योपैथी का जो मिरेकल है, जो चमत्कार है, वो उनको पता है कि किस तरह से वर्क करती है। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट मीन्स जैसे आपको स्टोन है या लीवर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आपने मेडिसिन ली, तो अदर मेडिसिन आप लोगे तो हो सकता है कि आपके लीवर को ठीक कर दे, लेकिन साइड बाय साइड और दूसरी परेशानी क्रिएट कर दे। लेकिन होम्योपैथी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर वो फायदा कर रही हो तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं करती वो। जैसे कि बात करें लीवर की, अगर किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रही हो तो होता है कि अदर मेडिसिन लोगे तो वो भूख तो ठीक कर देगी, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देगी या कोई गैस्ट्रिक कंप्लेन क्रिएट कर देगी। होम्योपैथी में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। या तो अगर आपकी मेडिसिन अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुई तो हो सकता है वो वर्क नहीं करे। अगर वो वर्क कर रही है तो साइड बाय साइड किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। एक ये भी भ्रांति है कि होम्योपैथी एलोपैथी के साथ या आयुर्वेद के कोई दवाई ले रहा है तो उसके साथ नहीं ली जा सकती, इसमें काफी परहेज रखने पड़ते हैं, क्या ऐसा है? आप इमरजेंसी कंडीशन में आप होम्योपैथी के साथ में और मेडिसिन भी ले सकते हो। जैसे कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है पेट का, या आपको कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, लेकिन सडनली आपको किसी वजह से, वीकनेस की वजह से या चेंज ऑफ वेदर की वजह से अगर आपको ब्रीथिंग इश्यूज आते हैं या फीवर आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी होम्योपैथी मेडिसिन चल रही है तो आप दूसरी दवा नहीं ले सकते। आप इमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथी मेडिसिन भी ले सकते हो। या आपको लगता है कि मुझे इसके अलावा दूसरी मेडिसिन लेनी है तो आप मेडिसिन ले सकते हो। लेकिन होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो सप्रेसिव टाइप का नहीं है। मतलब जैसे ओर्थोपैथीज में होता है, जैसे आपको फीवर आया आपको, तो और दूसरी मेडिसिन में फीवर सप्रेस होता है, इसमें सप्रेस नहीं होता।
उसको जितना एक बार निकलना होता है वो निकलेगा, पेशेंट को कंफर्ट रहेगा, बॉडी हीट करेगी, लेकिन आपको जो है पूरी तरह से ठीक नहीं करेगी कि आपने जैसे होम्योपैथी मेडिसिन ली फीवर की कंडीशन में, टेम्परेचर आपका थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उसकी वजह से आपको जो डिस्कम्फर्ट है, जैसे कि फीवर में होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, वीकनेस होती है, वो चीज़ें आपकी ठीक रहेगी, कंफर्ट फील करोगे, लेकिन पूरी तरह से आपका टेम्परेचर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सप्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं है। कंक्लूजन यही है कि आप होम्योपैथी के साथ में अदर मेडिसिन ले सकते हो, अगर थोड़ा बहुत गिव किया जाए तो आप ले सकते हो इमरजेंसी कंडीशन में। बाकी बेस्ट जो वे होता है वो यही होता है कि होम्योपैथी अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो आप और मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। कुछ परहेज भी इस होम्योपैथी की ट्रीटमेंट में रखने पड़ते हैं, ऐसा भी कुछ है? ये भी एक तरह का बहुत बड़ा मिथ है। कई पेशेंट हमको बोलते हैं कि सर क्या हमको कॉफ़ी बंद करनी है, क्या हमको प्याज बंद करना है, क्या हमको लहसुन बंद करना है, क्या हमको परफ्यूम वगैरह अवॉइड करने हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का कोई परहेज़ नहीं है। कुछ एक मेडिसिन्स होती है जिसमें इस तरह का परहेज़ हो सकता है, लेकिन उसमें भी अगर आप 5 से 10 मिनट का आप गैप करते हो, जो कि आपको जनरली आपको करना ही है, जिस होम्योपैथी मेडिसिन आप ले रहे हो, तो आपको खाने पीने का 5 से 10 मिनट का आपको आगे पीछे रखना होगा। जैसे कि आपको डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो सलाह दी जाती है कि आप जब मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बाद में 10 मिनट पहले या बाद में आप फूड इनटेक करो। तो वो इतना ही गैप और चीज़ों के लिए भी होता है जिसके लिए मिथ्य है, जिसमें प्याज, लहसुन, कॉफ़ी हुआ। तो अगर आप 5-10 मिनट का आप गैप करते हो तो आप सब कुछ ले सकते हो। इसमें इस तरह का कुछ भी जो है अवॉइड करना नहीं होता। सर, एक सवाल जो मैं हमारे यंग जो दर्शक हैं उनके लिए पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल का जो कल्चर है, जो लाइफस्टाइल चल रही है, उसमें वीकेंड मनाना, वीकेंड पे पार्टी करना, ये एक बहुत कॉमन सी बात होगी कि वीकेंड को सेलिब्रेट करेंगे जैसे त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है, और आउटिंग होगी। 100 में से मेरे ख्याल से 80% लोग जो हैं वीकेंड को एक बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उसमें होता यह है कि आजकल तो लड़के और लड़कियां दोनों ही देखा जाए तो अल्कोहल की तरफ काफी लोग जाते हैं, और क्षणिक सुख कह लीजिए उसको, या थोड़े टाइम का सुख कह लीजिए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको वीकेंड अपना सेलिब्रेट करना चाहिए, और क्या उनके लिए सलाह है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा कुछ प्लान बनता है कि आपको वीकेंड पे जो है कहीं आपको बाहर जाना हो, तो आप ऐसी डाइट लीजिए जो कि आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकें। जैसे कि आज का जो सिनेरियो है उसमें ये फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा चलन है। मतलब जब आप कहीं आउटिंग करोगे तो आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मोमोज ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ हो जाती है। जैसे पहले का जो टाइम था, मैं आपको वहाँ एक बार लेके चलता हूँ कि अगर पहले एक पर्सन अगर 3 चपाती खाते थे, मोटी-मोटी होती थी अच्छी साइज़ में, और वो 3 बार लेते थे, सुबह, दोपहर, शाम को, और अच्छी खासी साइज़ की होती थी। वो उनको तब डाइजेस्ट हो जाती थी जब वो खा के और काफ़ी मशक्कत करते थे, काफ़ी पसीना बहता था उनके, और वो घी भी अच्छी क्वांटिटी में लेते थे। बिल्कुल। तो अब वहाँ से आप देख सकते हो कि उनको वो पचाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती थी। आज जो है उससे भी कहीं ज़्यादा कैलोरी का डाइट लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, या बात करें अल्कोहल की, तो आपका शरीर तो उसके लायक ही नहीं है। आपके बॉडी के अंदर जो है आपको वो डाइट लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी को नीड है। जैसे आपकी बॉडी को नीड है प्रोटीन की, कार्ब्स की, तो आप अगर उसको अवॉइड करके और दूसरा इंटेक लोगे आप, जैसे कि अभी चल रहा है, जैसे बात करिए आपने आउटिंग की बात करी, जैसे अल्कोहल का कंजप्शन जो है, जी। आप बात करें कार्ब्स की बात करें, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, तो अगर आप इनटेक करते हो तो वो 2 घंटे बाद में आपकी बॉडी में आएगा, ग्लूकोज़ के रूप में आएगा वो। लेकिन जैसे आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल का डाइजेशन जो है, एब्ज़ॉर्प्शन जो है, ये आपके स्टमक में होता है, जो आपके 1 से 2 मिनट में आपके स्टमक में पहुँच जाता है। तो बॉडी को जो इंसुलिन जो है पैंक्रियास से मिल रहा है वो लिमिटेड अमाउंट का होता है। जैसे कि बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक पर्सन के पास में जो है इंसुलिन आ रहा है 15 ml आ रहा है, मान के चलते हैं। तो आपने अगर डाइट ऐसी ली है, ग्लूकोज इतना लिया है जो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हो, जैसे कि अगर आपने जो नॉर्मल डाइट ले रहे हो आप, अगर उसी में अगर आपका इंसुलिन जो है आपका कंज्यूम हो जाता है तो ठीक है। अगर आपने उसकी जस्ट डबल
क्वांटिटी का लिया है, तो आप कुछ टाइम बाद में आप देखोगे कि अभी आप पार्टी कर रहे हो 20 साल की एज में, जैसे आप 30 इयर्स की एज में होगे तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपका जो HbA1c है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होगा, आपका जो फास्टिंग है वो आपका 150, 200, 300 मिलेगा आपको। तो ये अलर्टिंग टाइम है ये। मैं जो यंग जनरेशन है उनको यही कहना चाहूँगा कि आप पार्टी करते हो तो पार्टी जितनी आपको मेहनत भी करनी है आपको, ताकि जो आपने कार्ब्स लिया है जो कि टूट के आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने जो भी जिस कार्ब्स आपने डाइट में लिया, तो कार्ब्स टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो वो आपकी बॉडी में 2 जगह जाएगा। या तो आपका जाएगा मसल के पास या जाएगा लीवर के पास। अगर आपने मशक्कत करी, मेहनत करी, पसीना बहाया, एक्टिविटी करी आपने, तो वो सारा जो ग्लूकोज जो है आपकी मसल में यूटिलाइज़ हो जाएगा वो। लेकिन आपने रेस्ट किया, मतलब आपकी मसल को रेस्ट दिया आपने, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो सारा ग्लूकोज आपकी लीवर में जाएगा और लीवर में जाते ही ग्लूकोज डिमांड करेगा इंसुलिन की, कि मुझे ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। तो आपकी पार्टी अगर आपकी ज़्यादा टाइम तक चलती है, तो आप ये मान के चलिए कि पैंक्रियास को जो है इंसुलिन भेजने में दिक्कत होगी। जैसे कि नॉर्मली मैंने बताया आपको कि 15 ml जो है पैंक्रियास जो है आपके लीवर को भेज रहा है ग्लूकोज को पचाने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए। लेकिन डिमांड ज़्यादा हो रही है, 15 ml की जगह 20 ml की डिमांड हो रही है, 25 ml की डिमांड हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है तो मैसेज जाएगा पैंक्रियास के पास कि ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। तो पैंक्रियास कुछ टाइम तक तो आपको इंसुलिन देगा, 15 ml की जगह 18 ml कर दिया, 20 ml कर दिया, लेकिन ये डिमांड लंबे टाइम तक चलती रही तो पैंक्रियास जो आपका नॉर्मल अमाउंट में जो 15 ml में जो आपका इंसुलिन वो दे रहा था वो भी देना कम कर देता है। 15 ml की जगह वो 10 ml कर देगा, 5 ml कर देगा, और उसकी नीड फिर आपको एक्सटर्नली पूरी करनी पड़ेगी। जैसे अभी टैबलेट के फॉर्म में या इंसुलिन के फॉर्म में करते हैं। तो आज की जनरेशन को अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं कि फॉरेन में भी तो लोग खाते हैं ये, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि वो खाने के बाद उसको पचाने की कोशिश करते हैं। वो उनका ये सिनेरियो नहीं रहता कि खाने के बाद में तुरंत लेट गए। वो उनको माइंड में रहता है कि मैंने आज इतना कार्ब खाया है तो मुझे या तो 5-7 किलोमीटर पैदल चल के मुझे उसकी भरपाई करनी है, या मुझे इसको कुछ को डांस या फिर मुझे इसी तरह का कुछ करना है जिससे मेरा यूटिलाइज हो जाए, जो ग्लूकोज मैंने जो एक्सेसिव लिया है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जो शुगर फ्री का कल्चर आजकल चला है, टीवी पे ऐड भी आते हैं कि शुगर फ्री अपनाइए, शुगर फ्री मिठाइयाँ आ गई हैं और अब तो शुगर फ्री अल्कोहल तक आ गया है, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या है ये सब शुगर फ्री का जो एक ये ब्रह्मांड में रचा गया है ये जो खेल है, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या शुगर फ्री वाकई में? मैं तो इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसी चीजें नीड करती है जो उसकी रिक्वायर हो। जैसे आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए। अगर आप एक्सेसिव कार्ब्स लोगे तो आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज होनी है, और शुगर फ्री का जो सीन है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, आपको वो क्योर की तरफ लेके नहीं जाएगा आपको। ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी बॉडी की जो नीड है, इंसुलिन की जो नीड है वो आपकी कम होती हो, आपकी नीड तो उतनी ही बनी रहेगी। तो शुगर फ्री कोई समाधान नहीं है। इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि आपको कैलोरी काउंट करके चलना चाहिए। जैसे अगर जो डायबिटिक पेशेंट है जो कि 40 या 50 इयर्स की एज में डायग्नोस हुए हैं, उनको HbA1c उनका 6 to 8 के अराउंड है, या शुरुआती उनका डायग्नोस हुआ है, तो उनको जो करना है वही करना है कि उनको फाइबर ज़्यादा लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। जैसे कि दालों में रिच मात्रा में जो है प्रोटीन रहता है, जैसे कि चने की दाल हो गई, सोयाबीन की दाल हो गई, हरे मूंग हो गए, इस तरह की दालें ज़्यादा लेनी चाहिए और ये हैबिट में डालना चाहिए। इसको अभिशाप नहीं समझना चाहिए। जैसे आप बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ की बात करें, एथलेटिक्स की बात करें, तो वो भी ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो जिसको डायबिटीज़ हो जाती है वो अपने आप को सबसे अलग समझने लगता है कि सब लोग तो मीठा खा रहे हैं, सब लोग तो जो है पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मैं कैसे ये सब चीज़ें छोड़ूं मैं। लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख के आप उन लोगों से कंपेयर कीजिए जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो हेल्थ कॉन्शियस है। जैसे आपके कोई फेवरेट होंगे, आपके जैसे अक्षय कुमार आपका फेवरेट होगा, तो आप उनकी बातें सुनिए, वो आपको ये बोलेंगे कि 6 बजे बाद कुछ नहीं खाना। वो ये बोलेंगे कि उठ के आपको 4 बजे जिम में पहुंच जाना है आपको।
तो आप उनको फॉलो करो ना। आप उन लोगों को फॉलो क्यों करते हो जिसका पेट बहुत ज्यादा आ रहा है? आप उनको फॉलो क्यों करते हो जिनको बीपी है? या आप उनको फॉलो क्यों करते हो इन चीजों की तरफ रुझान कर रहे हैं? आप ये देखो ना कि हो सकता है कि आज मुझे डायबिटीज हुई है तो कल उनको हो जाए। तो आपका जो मकसद तो ये रहना चाहिए कि आपका शरीर कैसे हेल्दी हो। अब कई हेल्दी पर्सन होते हैं, वो ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें शुगर कम हो, कार्ब्स कम हो। तो इसी तरह से जो है आप डायबिटीज से लड़ सकते हो, बच सकते हो। और आप चाहते हो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज नहीं आए, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे मैंने बताया आपको कि सीलिक डिजीज हुआ, ऑटिज्म हुआ, आईटीपी, इस तरह की बीमारियां नहीं आए। तो इसके लिए आपको लीवर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और लीवर हेल्दी आपका तभी रहा जा सकता है जब आपकी डाइट में फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो और कार्ब्स जो है बहुत कम मात्रा में हो। जैसे कई लोगों को मैं देखता हूँ, बोलते हैं कि सर हम तो गेहूं नहीं खाते, लेकिन वो इतना सारा थाली भर के, पूरी थाली भर के वो चावल लेते हैं। हाँ। तो चावल में भी कार्ब्स होता है, उसमें भी आपको किसी न किसी कंडीशन में आपको शुगर बढ़ सकती है। जो आपकी ब्रेकफास्ट के जो टाइम होता है, डिनर का होता है या लंच के जो टाइम होता है, उसमें आप चावल की क्वांटिटी आप 5 से 6 चम्मच होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप लेते हो तो आपको कहीं न कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने अपने वर्क को इतना लिमिट किया हुआ है कि आपको कभी ना तो पसीना आएगा, ना आपको 1 किलोमीटर कभी चलना हो। आप जहाँ भी वर्क करते हैं वो एसी रूम होगा, ठीक है? जैसे ही आप रूम से बाहर निकले, केबिन से बाहर निकले, गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही होगी, ठीक है? तो आपको कुछ ही कदम चलने हुए और जैसे ही आप गाड़ी में बैठे, घर के पास में आपको छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है, आप जो ग्लूकोज़ जो आपकी बॉडी में एक्सेसिव आप ले रहे हो, वो तो कहीं न कहीं यूटिलाइज़ हुआ ही नहीं। तो एक्सेस इक्वल्स टू डायबिटीज़। सिलिक डिजीज जो है, ये क्या और भी दूसरी बड़ी बीमारियां पैदा कर सकती हैं शरीर के अंदर? या जो मान लीजिए कोई इंसान सिलिक डिजीज से जूझ रहा है, उसे पता ही नहीं लग रहा कि मुझे ये बीमारी है, इसके गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं? सीलिक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी है। जैसे अभी हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, वो सीलिक के साथ आईटीपी के भी आ रहे हैं। आईटीपी मीन्स जो आपके प्लेटलेट्स होती है, नॉर्मली आपका 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हमारे आ रहे हैं हमारे पास जिनको सीलिक डिजीज़ है और उनके प्लेटलेट्स 20,000, 30,000, 50,000 पे ही रुकी हुई है। या वो भी कुछ मेडिकेशन कर रहे हैं तो रुकी हुई है। जैसे मेडिकेशन स्टॉप किया, उनकी 5-6 हज़ार रुपए आते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। साथ में जैसे सीलिक के साथ में आईटीपी के पेशेंट आने के साथ में डायबिटीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, ऑटिज़्म के पेशेंट आ रहे हैं। तो इस तरह के इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो जिनको सीलिक हो, तो उनको अगर एक बार डायग्नोस हो जाता है कि उनको सीलिक डिजीज़ है, तो बिना ट्रीटमेंट के उनको जो है ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए। ये उनके बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन सामने है। और एक जो परमानेंट जो कॉम्प्लिकेशन है इस बीमारी का, वो है इनफर्टिलिटी। जैसे कई कॉम्प्लिकेटेड केस सामने आते हैं, या आप ये मान के चलिए कि कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, मेरी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, किस तरह की कोई भी फाइंडिंग्स नहीं आई है, लेकिन पता नहीं पिछले 5 साल से जो है बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो रहा। तो हमारा पार्ट अभी रिसर्च का है सीलिएक पे। तो हमें पता है कि इस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है, तो हम जैसे उनका ग्लूटेन बंद करते हैं, बच्चा कंसीव हो जाता है। या कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डिस्कस नहीं करते कि सर हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है और हमको बच्चे की नीड है या नहीं, ये बच्चा हो नहीं रहा। तो जैसे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं विदिन अ मंथ 2 मंथ्स जो है उनको बच्चे कंसीव हो जाता है। तो ये जो है उनका कॉम्प्लिकेशन है इस बीमारी का। तो ये आपका तभी आपका रिजॉल्व हो सकता है जब आप ग्लूटेन से आप जो है ग्लूटेन फ्री डाइट आप ले रहे हो, तो ये हो सकता है। दूसरी चीज आपने बताई कि इसमें इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन, तो इसका जो सबसे गंभीर रूप है वो आप ये मान सकते हो बच्चों के रूप में। जैसे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो कईयों की एज होती है 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, और आप उनको देखोगे तो लगेंगे कि ये तो 5-7 साल का बच्चा है। ग्रोथ नहीं हो रही। तो पेरेंट्स से बात करते हैं रिपोर्ट्स को लेके कि आपको कब पता लगा? सर हमको पता तो लग गया था 5 साल की एज में, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। बच्चे कुरकुरे खा लेता है, चिप्स खा लेता है, बच्चा
कभी हमसे पीस छीन के खा लेता है, हम्म। फिर हम भी इमोशनल हो जाते हैं, तो हम भी क्या है कि हमारा एक एक दो दो पीस देते रहते हैं। तो इस तरह का बताते हैं। तो ये सब बस बच्चा हमारा इसी तरह से खा रहा होता है। तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनके इमोशंस, उनका प्यार जो है बच्चे की ग्रोथ में बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये सब चल रहा होता है, बच्चे के साल एज हो जाती है 15 साल, लेकिन उनकी ग्रोथ वैसी हो नहीं पाती, क्योंकि सीलिएक डिजीज में जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज का मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्व करने की, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने की, जिसमें आयरन, विटामिन, कैल्शियम होते हैं, वो एब्जॉर्व कर नहीं पाती। जब वो चीजें एब्जॉर्व नहीं होगी तो बच्चे की ग्रोथ कैसी होगी? आप तो किसी न किसी फॉर्म में बच्चे को ग्लूटन दे रहे हो, आप भले वो प्यार में दे रहे हो, जब बच्चे की जिद में दे रहे हो। कई पेशेंट बोलते हैं सर बच्चा तो बड़ा जिद्दी है, किसी न किसी तरह से बच्चा खा लेता है। तो उनको ये समझाते हैं कि बच्चे को नहीं पता कि इसके दुष्परिणाम क्या है। आप लोगों को पता है कि बच्चा अभी खाएगा तो उसको जो है ग्रोथ नहीं होगी, और साथ में जो है सीलिक के साथ में और कोई बीमारी जैसे टाइप 1 डायबिटीज मैंने आपको बताई, अस्थमा बताया मैंने आपको, थायराइड बताया, ऑटिज्म बताया, इस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे हम किसी पेशेंट का ग्लूटेन स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट के साथ में, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ग्लूटेन के रूप में घर की बनी हुई आटे की चपाती दीजिए। पेशेंट का ये मोटो रहता है कि सर सभी मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं, गेहूं की चपाती खा रहे होते हैं, बच्चा अकेला शुरुआत में जो है फील करता है कि मैं इनके जैसे डाइट ले नहीं पा रहा। तो हम उनको ये बताते हैं कि आपका ये मोटो रिजोल्व हो गया, आपका ठीक है, आपका बच्चा आपके साथ बैठ के चपाती खा रहा है, आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप बच्चा आपके साथ खाना खा रहा है, फैमिली फंक्शंस हुए, बाहर आउटिंग हुई तो बच्चा आपके साथ खा रहा है, तो आप यहीं तक ही सीमित रहिए। आप पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मोमोज की तरफ मत जाइए आप, या एक्सेसिव मत खिलाइए आप। तो हम उनको ये समझाते हैं कि अगर आप ये एक्सेसिव खाते हो आप, तो आप डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हो, जो कि नॉर्मली पर्सन जो है अगर एक्सेसिव अगर मैदा कंज्यूम करेगा तो वो डायबिटीज की तरफ जाएगा, वो आज नहीं तो कल जाएगा। आपके बच्चे के पास अच्छा मौका है कि इन चीज़ों से दूर रहने का। अगर आप ये चीज़ें दूर रखते हो तो आपका बच्चा कभी भी डायबिटीज की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी बीपी की तरफ नहीं जाएगा। 50 आज जो है 30 ईयर्स की एज में डायबिटीज हो जाती है, बीपी हो जाता है, तो आपके पास तो एक बहाना मिल गया बच्चे को रोकने का कि बेटा ये नहीं खाना, क्योंकि इसमें मैदा है, डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है। और आपको लाइफ लॉन्ग ये बच्चों को समझा दो कि आपको जिंदगी भर ही मैदा नहीं खाना। आप इसके परिणाम आप अच्छे देख सकते हो कि वो जब 50 साल की एज में, या जब तक लाइफ रहती है 70 साल की एज में, तब तक उनको ना तो टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, ना उनको अस्थमा होगा, ना उनको बीपी होगा। ये बहुत अच्छा एक माध्यम है मैदा को अवॉइड करने का। सर, जो हमारे नवविवाहित दंपत्ति होते हैं, मैं एक ये सवाल उनके लिए ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें बच्चा पैदा करना है तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, हमारा घर हो जाए, ये सब चीज़ें तो बहुत प्लान करते हैं। लेकिन फिजिकली उन्हें क्या प्लानिंग करनी चाहिए एक स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए, और एक ऐसा बच्चा पैदा करने के लिए जो पूरी तरीके से विकसित हो? क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि जहां पर बहुत दुखद होता है ऐसा कि जब बच्चे में कई सारे विकार बचपन से जुड़ जाएं। पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, जो यंग हैं, तो वो फाइनेंशियली तो अपने आप को पूरा सिक्योर करके चलते हैं कि वो ये भी कर लें, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन फिजिकली उन्हें क्या चीजें प्लान करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर पुराने समय की बात करें, 18-19 साल की एज में शादी हो जाती थी, और विदिन 2 मंथ्स प्लानिंग भी कर लेते थे कि बच्चा करना है, और वो बच्चा बड़ा हेल्दी होता था। लेकिन आज के टाइम पे, आज के समय पे प्लानिंग करते हैं 30 साल बाद में। तो आप ये चीज देख सकते हो आप कि जो पहले के जो लोग होते थे वो हेल्दी खाते थे, तो उनके सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते थे, उनके लीवर, किडनी, लंग्स सब हेल्दी रहते थे। तो अल्टीमेटली जो है आपकी जो जनरेशन होगी, आपके जो बच्चे होंगे, तो उनमें आएंगे तो आप ही के ऑर्गन्स। जी। ठीक है। अब अभी की लाइफ स्टाइल ऐसी है, अब खराब ऑर्गन के साथ अगर वो बच्चे की प्लानिंग करेंगे तो आप 99% मान के चलिए कि बच्चे में बीमारी आने के चांसेस है। जैसे अभी मैं प्रेजेंट में केसेस देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज, 1.5 साल के बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज। मतलब वो प्लानिंग कर रहे हैं
कि मैं जैसे सक्षम हूँ वैसे ही जो है मैं बच्चा बच्चा करूँ कर लो। और एंजॉय करूँ बच्चे के साथ। लेकिन उनका एंजॉयमेंट जो है उनका धरा-गधा रह जाता है जब उनको पता लगता है कि उनको बच्चे को 4 बार इंसुलिन के लिए चेक करना है कि उनका शुगर लेवल कितना है और 4 बार ही उनको इंसुलिन देना है और खिलाना भी नाप-तोल के है आपको। बच्चे को बड़ा ऑब्जर्व भी करना है, किस तरह का बच्चे की एक्टिविटी है, एक्टिविटी कम होने पे, ज़्यादा होने पे आपके इंसुलिन का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जी। तो मैं ऐसे दंपतियों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हेल्दी बच्चा पैदा करना है, तो आपके ऑर्गन्स हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बच्चा करना है 2 साल बाद में, तो आप उसकी शुरुआत जो है 2 साल पहले कर लीजिए। जैसे कि किसी को बच्चा करना है 2028 में बच्चा करना है, तो उसकी तैयारी आज से कर लीजिए। अच्छा। वो आप तैयारी ऐसे कर सकते हो आप कि आपके लीवर को हेल्दी रखिए आप। और लीवर हेल्दी आपका तभी रहेगा जब आपकी डाइट उसी तरह से होगी। आप अपनी डाइट से मैदा बिल्कुल ही इरेडिकेट कर दीजिए, बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। आप पूरी डाइट आपकी प्रोटीन पे और फाइबर पे लाइए आप। कार्ब्स बॉडी में इतना ही लीजिए जितनी उसकी नीड हो। आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए आप। आज की मैं जनरेशन में देखता हूँ कि मेल हो या फीमेल हो, ड्रिंक्स बहुत कंपल्सरी है। बहुत। जैसे आपने बताया वीकेंड की बात बताई हुँ। आपने। तो वो प्लान करते हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो है ड्रिंक कर रहे हैं, पूरी प्रेगनेंसी में कर रहे हैं या प्रेगनेंसी से पहले कर रहे हैं, तो उनका लिवर तो ओवरलोडेड हो जाएगा। ओवरलोडेड मतलब फैटी लिवर हो गया। जी। अब फैटी लिवर के साथ में वो बच्चा करेंगे तो बच्चा हेल्दी कहाँ से होगा? आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आप देखोगे कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में आपके जो है हीमोग्लोबिन है ही नहीं, क्यों? आप ऐसे डाइट ही नहीं ले रहे आप। आप देखोगे कि आपका आयरन कम है, आपका विटामिन्स कम है, आप एक्सटर्नली तो कितना ही लो, लेकिन जैसे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ जो खाती है, बच्चा वो सब चीज़ें खाता है। अगर माँ ने खाया, अगर बादाम खाया है तो बच्चे के पास ही बादाम जाएगा, ठीक है? अगर माँ ने अगर सिर दर्द की दवा खाई है तो आप ये क्यों बोल जाते हो कि बच्चे को भी बच्चों सिर को। दर्द की दवा जा रही है? और सिर दर्द आपको 99% केसेस में तब होता है जब आपकी बॉडी एसिडिक हो। आप डाइट में इतना ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हो, इतना ज़्यादा आप जो है फास्ट फूड खा रहे हो, तो बॉडी में एसिडिटी तो बनेगी और एसिडिटी का जो है सबसे बड़ा साइन होता है आपका सिर दर्द। आप पूरी प्रेगनेंसी में सिर दर्द की गोली हाँ। आप भी खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, ना? आपको बार-बार वॉमिट हो रही है, आपकी हैबिट ऐसी बन चुकी है कि आपकी हेल्दी खाना नहीं है आपको। हुँ। आपको बाहर का खाना खाना है आपको, बाहर के फास्ट फूड खाने हैं आपको और प्रेगनेंसी में आपको किसी कारणवश नहीं खा पाते आप, तो आपकी डाइट पुअर हो जाती है। आप खुद नहीं खाना खा रहे तो बच्चा भी नहीं खा रहा। आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन होगा। आपकी एक्टिविटी अगर पुअर है, तो बच्चे की एक्टिविटी भी पुअर होगी। जी कई पेरेंट्स बोलते हैं, सर बच्चा खाना ही नहीं खाता, सर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। पूछते हैं कि आपने खाया था प्रेगनेंसी में? ना सर मैंने तो नहीं खाया। हस्बैंड बोलता है सर मैं लेके घूमता था, मैं बिल्कुल। ले घूमता था कि खा लो, लेकिन वो नहीं खा रही तो नतीजा ये हुआ कि बच्चा भी नहीं खा रहा। अब बच्चे को भी जैसे बर्थ के जैसे ही होता है और वैसे ही उसको जॉन्डिस हो जाता है। हाँ। मदर ने डाइट अच्छी नहीं ली है तो चांसेस काफ़ी बन जाते हैं उनमें जो है मिल्क प्रोडक्शन ना हो, फीडिंग नहीं हो रही, बच्चा फीड नहीं कर पा रहा, तो बाहर का कस्टर्ड पाउडर फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो बीमारी का कारण बन गया। तो आज के इस टाइम पे हेल्दी बच्चा पैदा करना बहुत चैलेंजेबल है। आप मान के चलिए बहुत चैलेंजेबल है। अगर किसी ने मन में ठान लिया कि मुझे हेल्दी बच्चा पैदा करना है, तो उसका एक ही तरीका है, उसकी तैयारी आप 2 साल पहले से कर लो। आप अपने सारे ऑर्गन्स को आप जो है रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आपको रिपेयर तब होगा जब आपकी डाइट आपकी नेचुरल डाइट पे जाएगी। आप अपनी जो नेचर से जो चीज़ें आपको डाइट मिल रही है, उसमें आप सारे फ्रूट्स ले सकते हो, सारे सैलेड ले सकते हो, दालें ले सकते हो आप। अगर आप ऐसे डाइट पे आप आ रहे हो, तो कहीं न कहीं आप 2 साल बाद में उस कंडीशन में आप पहुँच जाओगे जब आपके ऑर्गन्स ठीक होंगे। एक लीवर की आपने बात की, तो क्या एक ऐसा इंसान जिसको फैटी लीवर डायग्नोस हो गया है और काफ़ी बुरी स्थिति में उसका लीवर है, होम्योपैथी में क्या वाक़ई में लीवर को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है या लीवर पूरी तरीके से जैसा पहले था, एक हेल्दी लीवर पाया जा सकता है? बिल्कुल, होम्योपैथी में काफ़ी मेडिसिन्स ऐसी है जो आपके लीवर को हेल्दी कर सकती है, लेकिन कोज़ को तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। मेडिसिन से आपका एक बार लीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन किस वजह से आपका फैटी लीवर हुआ है? जैसे आपने बात बताई वीकेंड पार्टी की। अल्कोहल। अगर आपकी वीकेंड पार्टी चलती रही, चिकन-मटन चलता रहा, आपका जो है अल्कोहल कंजप्शन आपका जितना भी चल रहा है, उतना चल रहा है आपका,
आपका फास्ट फूड, आपका मैदा, जितनी क्वांटिटी में आप पहले ले रहे थे वो क्वांटिटी आप मेडिसिन लेते हो भी ले रहे हो आप, तो सर्टेन टाइम तक जो आप कंडीशन लेके आते हो फैटी लिवर की वो आप तो आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे मेडिसिन बंद किया, आपकी हैबिट तो आपकी वही है, आपको खाना तो उसी तरह का ही है, तो आपको वापस से फैटी लिवर चांसेस है। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो लीवर को आपको एकदम बढ़िया कर देगी। रीज़न ये होता है आपका लीवर जो फैटी लीवर हुआ है तो उससे क्या है आपकी लीवर की जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो पूर्ण होने लगती है, तो मेडिसिन से धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। फिर डिसोल्व होने लगेगा तो आपकी लीवर वैसे पहले की तरह काम करने लगेगा। बस आपको नीड यही है कि आपकी हैबिट्स आपको सुधारनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसमें केवल यही नहीं है कि आपको केवल अल्कोहल से ही दूर रहना है, और भी बहुत से, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मोस्टली मेरे ख्याल से 50% केसेस ऐसे होंगे जो शराब या अल्कोहल को हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल। लेकिन उन्हें फिर भी फैटी लिवर डायग्नोस हो रहा है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन लोगों में फिर नॉन वेज का कंजस्शन ज्यादा है। नॉन वेज बात घूम फिर के वही आती है कि अगर आपने जो है अगर कार्ब्स ज्यादा लिया है आपने, लीवर को ग्लूकोज अपने पास रखना होगा। जैसे कि अपने अभी बात करी थी कि लीवर के पेंक्रियाज जो है आपका 15 ml 15 ml आपको इंसुलिन दे रहा है, तो लीवर को जो है उतना ही ग्लूकोज रखना है तो वो जो काम चल जाए उसका। अब एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा वो फैट के रूप में लीवर के पास स्टोर हो जाएगा। कुछ टाइम बाद में लीवर के पास स्टोर है तो वहां से एक्सेसिव हुआ तो वो आप गाल ब्लैडर में जाएगा, तो आपको गाल ब्लैडर का जो है रूप सामने को मिलेगा। फिर भी आपकी हैबिट नहीं सुधरी तो आपके फिर वो जाएगा आपकी आर्टरीज में जाएगा, तो जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। जो आर्टरीज है वो आपकी यूं चलती थी आपकी, मतलब एक प्रेशर के साथ में सपोर्टिव होती थी, फ्लेक्सिबल थी। तो अगर आपका ग्लूकोज जो है फैट ज्यादा मर रहा है तो स्टोर हो गया, तो उसकी जो मूवमेंट है वो आपकी एकदम स्थिर हो गई वो, तो आपको बीपी के रूप में देखने को मिलेगा और वो आगे जाके और आपके जो है दुष्परिणाम के रूप में सामने आ सकता है। मतलब लीवर से होकर के शरीर के जितने और जो यंग है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल, ये मास्टर ऑर्गन है, इंजन है शरीर का, ये इंजन को आपको ठीक रखना ही पड़ेगा। और इसमें होम्योपैथी पूरी तरीके से बिल्कुल पूरी तरह से कारगर है। लीवर को आपको हमेशा ठीक रखना है। अगर आपने लीवर को ठीक रखा, लीवर खुश है प्रोटीन से। अगर आप प्रोटीन डाइट अच्छी रखोगे तो लीवर हमेशा खुश रहेगा। खुश रहने का मतलब ये है कि ना तो आपको फैटी लीवर होगा, ना ही आपके बीपी, शुगर, डायबिटीज होगी। तो आप लीवर को खुश रखिए, और खुश करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप अपनी डाइट में जो है प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, कार्ब्स को अवॉइड कीजिए। कार्ब्स इतना ही लीजिए जितनी बॉडी को नीड है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और अभी मैं कुछ दिनों पहले एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, काफी सीनियर डॉक्टर हैं, इंडिया के एम्स में भी वो रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें वो, हालांकि वो मजाक कर रहे थे कि अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाशने जा रहे हैं तो कुंडली मिलाने से बेहतर है आप उस लड़के की हेल्थ रिपोर्ट मंगाइए या खुद ले जाके उसकी चेकअप करवाइए कि उसकी हार्ट, उसका लीवर, पर्टिकुलर उस पर ही बात कर रहे थे वो कितना अच्छा है, सुचारू रूप से काम कर रहा है, तो आप उसको अपनी बेटी ब्याहिए या उससे रिश्ता कीजिए। वाकई ये सच बात है और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ऐसा होने भी लगेगा। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि होम्योपैथी में क्या अभी भी, क्योंकि होम्योपैथी काफी पुराना एक ट्रीटमेंट है, क्या अभी भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और नई दवाइयां खोजी जा रही हैं? आगे किस तरीके से आप होम्योपैथी के इलाज को देखते हैं? होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है, जैसे अभी टाइम के हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि जो हेनिमैन साहब ने जो सिद्धांत दिए थे वो सिद्धांत चेंज नहीं हो सकते। उनके सिद्धांत ये थे कि ट्रीट द पेशेंट नॉट डिजीज। होम्योपैथी टोटली सिम्टम्स पे बेस्ड है। अगर पेशेंट अपने सिम्टम्स बताता है तो उसका अच्छा समाधान हो सकता है। अगर पेशेंट बताने में असक्षम है, जैसे कि आपने बताया कि सर मुझे पेट दर्द है, तो अगर आप कुछ नहीं बताते कि सर मुझे पेट दर्द, जैसे हमने आपसे पूछा क्या क्या कंप्लेन है आपको, आपने रेगुलर रिपोर्ट लो, मेरे से क्यों पूछते हो? हाँ, मैं क्यों बताऊं? लो रिपोर्ट लो मेरी, आप जानो। तो होम्योपैथी में इस तरह का नहीं है। होम्योपैथी में आपका रिपोर्ट सपोर्टिव रहती है, लेकिन पेशेंट का बताना बहुत जरूरी होता है। सच बोलना ज्यादा जरूरी होता है
जैसे कई पेशेंट की हैबिट होती है, दर्द होता है हल्का और बताते हैं बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये कई पेशेंट ऐसे होते हैं, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो, सहन कर रखा है, हाँ सर ठीक है, हाँ, दबा के बैठे। हाँ, तो हमारे जो टूल्स है वो यही है, पेशेंट है। तो अगर हमसे पेशेंट अगर सही तरीके से अगर चीजों को सामने रख रहे हैं तो हमारे लिए नहीं, होम्योपैथी के लिए चीजें काफी ठीक रहती है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर अपन चलते हैं तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी एडवांस नहीं हो सकता। इसमें तो पेशेंट का ही है, पेशेंट को सही बोलना जरूरी होता है, काउंसलिंग जरूरी होती है जी। बिना काउंसलिंग के होम्योपैथी में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर कोई नया पेशेंट है, जैसे हमारे पास भी नए पेशेंट आते हैं, तो हम उनको 5 से 10 मिनट देना जरूरी है। किसी पेशेंट को हम 15 मिनट भी देते हैं, किसी को आधा घंटा देते हैं, केस टू केस डिपेंड करता है। होम्योपैथी सेकंडों में लिख के देने वाली पैथी नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास पेशेंट आए और बैठते ही मैं दवा दे दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है होम्योपैथी के लिए। अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो पेशेंट को आपको काउंसलिंग करना ही पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री जाननी ही पड़ेगी। तो मैं जो न्यू जनरेशन है उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही है उन्हीं डॉक्टर को मैं यही कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी में शॉर्टकट नहीं है। होम्योपैथी में बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शुरुआती प्रैक्टिस में हो आप, तो आपको हर चीज़ आपका जानने का आपका हक बनता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जानने का हक बनता है। तभी आप नेक्स्ट पेशेंट में वो चीज़ें देख पाओगे। आपकी जो रिसर्च है वो पेशेंट है। आप जो भी कंपेयर करोगे अपने एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कंपेयर करोगे आप। अगर आप चाहो कि आप लैपटॉप में जो है एआई के माध्यम से आप सिम्टम्स डालो और वो मेडिसिन निकल के आ जाए, तो होम्योपैथी में वो पॉसिबल नहीं है, पेशेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो आपने काफी अच्छा क्वेश्चन किया। जनरेशन है वो भटक जाती है। हाँ। मैं क्यों इतनी माथापच्ची करूं जब मेरे पास एआई है? क्यों ना मैं पेशेंट के 3 सिम्टम्स डालूं, 2 सिम्टम्स डालूं, रिपोर्ट डालूं। कि डॉक्टर्स तो ऐसे माल प्रैक्टिस भी करते हैं कि आपने जैसे रिपोर्ट दी तो वो स्कैन करके एआई में डाल दिए, चैट जीपीटी में डाल दिया, उसमें दी 2 लाइन, होम्योपैथी में जो बेस्ट मेडिसिन वो बताइए, एआई निकाल के दे देगा। तो माल प्रैक्टिस है, वो कभी भी कहीं भी रिसर्च तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो कभी भी सार्थक नहीं होगा। सार्थक नहीं है, बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। वो आपके माइंड को रिलैक्स कर देंगे, मेहनत नहीं करने देंगे, वो आगे आप तक पहुंचने नहीं देंगे और कहने को होम्योपैथी को बेड नेम मिलेगा। मतलब आपको डॉक्टर से जाके मिलना, उसे पूरा कंसल्ट करना, भावनात्मक तरीके से अपने आप को खोल के रखना, बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सर एक बात मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, हो सकता है शायद वो भ्रांति फैलाते हो, कि होम्योपैथी में स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात पूरी तरह से गलत है। होम्योपैथी एक अकेली मेडिसिन है जो इसमें कि स्टेरॉइड मिलाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम इसको टेबलेट फॉर्म में देते हैं जो कि सफेद सफेद कलर की होती है, व्हाइट वॉल्यूम में होती है। तो अगर इसमें स्टेरॉइड अगर मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना कलर चेंज कर देती है वो। तो जो भी पेशेंट होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप देखिए, आप उसमें देखिए कि आप जो व्हाइट वाली गोलियां ले रहे हैं होम्योपैथी की, वो व्हाइट तो है ना वो। अगर उसमें कलर चेंज हो गया, मतलब बिल्कुल रेड हो गया, ब्लैक हो गया, या अदर कोई कलर हो गया बिल्कुल उसमें, तो उसका मतलब है कि उसमें स्टेरॉइड है इसमें। तो होम्योपैथी में कहीं से लेकर कहीं तक कोई चांस नहीं है कि इसमें स्टेरॉइड मिक्स करें। तो ये बहुत बड़े मिथ है, कई पेशेंट बोलते भी हमको, जिससे कई पेशेंट ऐसे होते हैं मेडिसिन ले ली लेकिन चीजों में आराम मिला, पेट दर्द में आराम मिल गया, बच्चा अच्छे से खा पी रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, तो बोलते हैं सर कोई मेडिसिन कोई स्टेरॉइड थोड़ी है। कहते हैं कि इसमें पॉसिबल नहीं है, प्योरली मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन होती है ये। इसमें भी ऐसे देखो मिक्सचर हो, 5-7 मेडिसिन का मिक्सचर हो, इस तरह में सिंगल मेडिसिन होती है, जो कि कुछ एनिमल्स के पॉइजन से बनती है, कुछ प्लांट से बनती है, कुछ रूट से बनती है। इस तरह की मेडिसिन होती है ये। तो प्योरली मतलब आप ये मान सकते हो कि आप एकदम अच्छी मेडिसिन ले रहे हो आप, बिना साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन। खासकर कई लोग ये गलतियां करते हैं कि हम तो इलाज ले रहे हैं और होम्योपैथी का इलाज चल रहा है। तो आपके अनुभव के अनुसार कौन सी ऐसी गलतियां लोग इलाज के दौरान कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? किसी भी कंडीशन में अगर पेशेंट आता है तो आप ये देख लीजिए कि उस बीमारी की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल सीलिएक वाले पेशेंट, तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आपका हमने गेहूं चालू कर दिया है, तो गेहूं के रूप में उन्हें आप आटे की चपाती लीजिए आप। लेकिन उनका मन ये रहता है कि हम गेहूं की चपाती क्यों खाएं, बच्चे का जो मन करता है वो सब चीजें दे बच्चे को।
तो चोरी छिपे बच्चों को कभी चिप्स दे रहे हैं, कभी कुरकुरे दे रहे हैं, हाँ, कभी चॉकलेट दे रहे हैं। हम मना करते हैं कि सॉस में भी ग्लूटेन होता है तो वो भी ना दीजिए, ब्रेड मत दीजिए, बिस्किट नहीं दीजिए। उसका साइड इफेक्ट ये होता है उन चीज़ों को देने का कि आपकी जो मेडिसिन जो वर्क कर रही है वो कम करने लगती है वर्क। जो कोज होता है बीमारी का वो कोज वैसे के वैसे रहता है वो। जैसे आपके मेडिसिन ने आपकी इंटेस्टाइन को हील किया, लेकिन वो मैदा अगर खाने में आएगा या इस तरह का फूड खाने में आएगा जिस वजह से आंतों में वापस से घाव स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी सामने आ सकती है। कई पेशेंट होते हैं जिनका ट्रीटमेंट हम 1.5 साल में 2 साल में कम्प्लीटली बंद कर देते हैं और वो बहुत अच्छे ठीक होते हैं। तो जब उनसे हम बात करते हैं तो वो ये बताते हैं कि सर हमको मौका मिला है गेहूं खाने का, रोटी खाने का, फैमिली के साथ बैठ के रोटी खाने का, या बाहर आउटिंग पे गए हम वहाँ बैठ के कुछ खाने का, फैमिली फंक्शंस है, शादी है, पार्टी है, एनिवर्सरी है, बर्थडे, तो वहाँ पे हमको मौका मिला है एक बार ग्लूटेन रोटी खाने का। तो हम हमारे लिए ये सफिशिएंट है। हम अपने शरीर को मैदा खा के बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हो। बच्चे के लिए हम इतने टाइम से इधर उधर घूमे हैं, सब जगह हमको डराया गया है कि आप ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें मेरे का कोई इलाज नहीं है। मेंटली हमने कितना स्ट्रेस झेला है। तो हमको मौका मिला एक बार ग्लूटेन खाने का, तो हम चपाती खाएंगे, तो यही रिजल्ट ये होता है कि वो 1.5-2 साल में एकदम ठीक हो जाती है, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, उनकी हाइट अच्छी होती है, वेट अच्छी होता है उनका। और काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका हम कितने ही समझा दें, लेकिन फिर भी वो मैदा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है पेशेंट के साथ कि आपको जो चीज़ें बंद करने के लिए बताई गई है आप उसको फॉलो कीजिए, आपका ट्रीटमेंट बेहतर होगा, कम टाइम के लिए होगा और अच्छा होगा। और आगे के लिए भी ऐसा होगा कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप आगे बीमार भी ना हो, आपकी बीमारी कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप तो जो चीज़ें बताई गई है उसको फॉलो कीजिए आप। हम बताते हैं पेशेंट को कि आप फाइबर डाइट अच्छी लीजिए, आप फाइबर खाइए, प्रोटीन खाइए, कार्ब्स कम लीजिए, अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए। जैसे हम किसी पेशेंट का ग्लूटेन चालू करते हैं, हम आपके माध्यम से मैं उनको बताना भी चाहूँगा कि जिनका हम ग्लूटेन चालू करते हैं तो हम इंडिविजुअल पेशेंट को भी बताते हैं। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सभी उन पेशेंट को जो सीलिएक डिजीज से जूझ रहे हैं कि आपको जब ग्लूटेन हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। आप बच्चे के लिए भी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, या जो यंग है 20-25 साल 30 साल की एज में या उससे बड़े एज के हैं तो वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। अगर आपने जिससे गेहूं चालू किया है तो आप जो है सुबह 1 घंटा चलने का, शाम को 1 घंटा चलने का। चलने का मतलब ये है कि आपकी जो है बॉडी से पसीना आना चाहिए आपका। तो आप ये आप करेंगे तो हो सकता है कि जो गेहूं से जो आपको नुकसान होने वाला है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी यही है कि आप ज़्यादा अगर आप गेहूं खाओगे तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको बॉडी में जो है इतनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इतने कार्ब्स लिया है जो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है, वो आपकी मसल ही यूटिलाइज कर ले, तो वहाँ तक आप सेफ हो। वरना आगे आने वाली कंडीशन में डायबिटीज़ जो है बिल्कुल एकदम हाथ फैलाए खड़ी है कि आप गेहूं खाओ और हमारा शिकार हो जाओ। बिल्कुल ठीक बात है। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि जो हमारे दर्शक हैं इन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी उम्र पाने के लिए और अच्छी जिंदगी जीने के लिए, बेहतर लाइफ के लिए क्या मैसेज है आपका सभी दर्शकों के लिए? जैसे एक दिन में आपने 100 रुपीज अर्न किया तो बॉडी के सिस्टम है कि जितना आपने अर्न किया ना उतना खर्च होना चाहिए। जैसे आपने अर्न किया 100 रुपीज, तो आपने अर्न करके आपने 80% तो खर्च कर दिया, आपके पास 20 रुपीज जो है आपके पास स्टोर हो गया। लेकिन बॉडी का सिस्टम ये है कि आपने जितना अर्न किया उतना आपका खर्च भी होना चाहिए। आपका लीवर जो है अकाउंटेंट है, वो ऐसे बोलता है लीवर कि आपने जितना खाया है ना उतना आपका वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, या तो खाओ कम तो वर्कआउट कम करना पड़े। जिस दिन आपने ज्यादा खाया तो आप वर्कआउट ज्यादा करो। आप तो कैलोरी काउंट आप रखिए, आप कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कम कैलोरी की चीज़ें खाइए। आप अगर आपको मेंटेन रखना है तो मेंटेन उसी स्टेज में रहने के लिए आपको उतनी कैलोरी की चीज़ें खाइए। आप आपकी बॉडी को नीड है 2000 कैलोरी की, आप खा रहे हो 5000 कैलोरी, तो कहीं ना कहीं भुगतना बॉडी को ही होता है। कुछ टाइम बाद में
आपको डायबिटीज के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। डायबिटीज की वजह से आपकी आंखें कमजोर होने लगेगी, आपका डाइजेशन बिगड़ने लगेगा, कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी स्ट्रेस हो रहा है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए आप कैलोरी काउंट रखिए कि आपको जो है 1000 कैलोरी खानी है तो आप उतना ही फूड लीजिए जितना आप 1000 कैलोरी फुलफिल कर सके। अगर आप ज्यादा खाते हो तो आपको उतनी ही मेहनत करनी है। तो आपने अगर इस तरह का तरीका अपना लिया तो आप सालों साल आप हेल्दी रहोगे आप। और बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की और फाइबर की। शरीर आपका खुश तभी रहेगा जब आपके खाने में प्रोटीन आ रहा हो, फाइबर आ रहा हो। फाइबर आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखेगा, स्टमक को हेल्दी रखेगा। और प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डर्स होता है, जो कि आपको एनर्जी देगा, आपकी शरीर को ठीक रखेगा, तो आप लंबे टाइम तक ठीक रहोगे। शुगर को आप जितना जल्दी अपनी डाइट से आप दूर करोगे उतनी जल्दी आप हेल्दी होने वाले हो। किसी भी तरह की बीमारी ले लो, वो आपका इंतजार कर रही है कि कब आप गलत खाओ और कब शिकार बनाए वो। तो सबसे अच्छा तरीका यही है आपका कि आप सुबह अच्छा खाइए, दोपहर में अच्छा खाइए, शाम को खाइए, और सुबह शाम जो है आप अपनी वर्कआउट कीजिए। अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा खाना बहुत जरूरी है, ये दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें दी हैं और हमारे दर्शकों को उससे बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस खास बातचीत में मुझे आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर डी गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल का मैं हिस्सा हूँ, जो कि सीलिएक डिजीज यानी गेहूं से एलर्जी के लिए जाना जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके माध्यम से मुझे गेहूं से एलर्जी के बारे में बात करने का मौका मिला। इसी शुभेच्छा के साथ थैंक यू आपका पधारने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।